ईवीएम, जैसा मैं लगातार कहता रहा हूं, मैनिपुलेट की जा सकती है जिस तरह कोई भी मशीन की जा सकती है। अगर कोई भी मशीन की जा सकती है तो ईवीएम तो देश का भविष्य तय करती है, उसको किया ही जाएगा। फिर कौन सी शक्तियां कर रही हैं वो अलग बात है। सीआईए का तो मैंडेट ही यही था, मैं बार बार कह रहा हूं, वो पैदा ही इसलिए हुई थी कि दूसरे मुल्कों के इलेक्शंस में हस्तक्षेप करके अपने लिए बेहतर से बेहतर, अमेरिका के लिए बेहतर से बेहतर वो गवर्नमेंट बना सकें, वहां बिठा सकें। मणिपुर में जो कुछ हुआ और अभी नू में जो कुछ हुआ, उसके रिएक्शन में ये बात बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी, यानी जो सरकार में पार्टी है, उसके हाल बहुत पतले हैं। मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं ईवीएम के सवाल को लेकर 2024 के साथ, क्योंकि ईवीएम मैनिपुलेट होगी। बस जो चीज हमें बचाती रही है, यानी 1857 से लेकर आज तक बचाती रही है, वो हमारा लार्ज नंबर है। हम इतने ज्यादा हैं नंबर में मतलब कि जनता है। सारी ईवीएम कोई नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। चुनावी समय लगातार नजदीक आता जा रहा है और 2024 की तैयारियों के बीच जो राज्यों के चुनाव होने हैं उसको लेकर भी लगातार तैयारियां जारी है। इंडिया गठबंधन जो विपक्ष का गठबंधन है वह चुनावी राज्यों में भी तैयारियां कर रहा है। उसके अलावा रणनीतिगत रूप से भी कैसे मोदी को तीसरे टर्म में आने से रोका जाए, इसके भी एड़ी से लेकर चोटी तक प्रयास कर रहा है। लेकिन उस प्रयासों में जो एक कमी दिख रही है, वो कमी दिख रही है लगातार उस सवाल से किनारा करने की जो कि लोग उठाते रहे हैं, और वो है ईवीएम का सवाल। ईवीएम के सवाल पर इंडिया गठबंधन की गंभीरता नहीं दिख रही। हमारे साथ इस वक्त गौहर रजा साहब, वह लगातार ईवीएम को लेकर प्रश्न उठाते रहे। एकमात्र देश के जाने माने व्यक्ति हैं जो कि ईवीएम की बदौलत जीत हो या हार हो, या ईवीएम की बहस मतलब रसातल में जाए या फर्श पर चली जाए, वह लगातार अपने बात पर कायम रहे। तो गौहर साहब, जो इंडिया गठबंधन है, वह गठबंधन आपको नहीं लगता कि जो ईवीएम की गंभीरता है उस पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है? अजय, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो ध्यान दे रहे हैं अंदर या नहीं दे रहे हैं। अलग अलग पार्टीज ने कहा है, ईवीएम पे सवाल उठाए हैं। हम लोगों ने जब एक कॉन्फ्रेंस की थी ईवीएम को लेकर के, तो लगभग सारी पार्टीज जो इंडिया में हैं इस वक्त, उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे और उन्होंने कहा था कि हाँ, ये बहुत सीरियस सवाल है और वो नहीं चाहते कि ईवीएम से इलेक्शन कराए जाएं। उसके बावजूद जो पब्लिक में डिबेट होनी चाहिए, या जो शक और शुबे की बातचीत होनी चाहिए, वो नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। मैं ये समझता हूं कि ईवीएम, जैसा मैं लगातार कहता रहा हूं, मैनिपुलेट की जा सकती है जिस तरह कोई भी मशीन की जा सकती है। अगर कोई भी मशीन की जा सकती है तो ईवीएम तो देश का भविष्य तय करती है, उसको किया ही जाएगा। फिर कौन सी शक्तियां कर रही हैं वो अलग बात है, कौन सी शक्तियां कर सकती हैं वो अलग बात है। ये दोनों सवाल बहुत अहम हैं। लेकिन कोई ना कोई शक्ति जो जिसके पास अवेलेबल हो टेक्नोलॉजी, जो सही तरह से इंजीनियर्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, प्लस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जानते हो, वो करने की कोशिश तो करेंगे ही। इतना बड़ा मुल्क है, दुनिया का आज सबसे बड़ा मुल्क है, चीन को भी हमने पीछे छोड़ दिया। इस मुल्क को की डेमोक्रेसी को कंट्रोल करने में लगातार शक्तियां, अंदरूनी और बाहरी, दोनों कंट्रोल करने की कोशिश तो करेंगी। बड़ा खतरा यह है कि बाहर की शक्तियां कंट्रोल करें इसे। सीआईए का तो मैंडेट ही यही था, मैं बार बार कह रहा हूं, वो पैदा ही इसलिए हुई थी कि दूसरे मुल्कों के इलेक्शंस में हस्तक्षेप करके अपने लिए बेहतर से बेहतर, अमेरिका के लिए बेहतर से बेहतर वो गवर्नमेंट बना सकें, वहां बिठा सकें। तो ये सवाल गंभीर सवाल है। अब जो हालात दिखाई दे रहे हैं आवाम के बीच में, जो जनता के बीच में इस वक्त माहौल पैदा हो रहा है, खास तौर से
हम अगर देखें तो सीए मूवमेंट, उसके बाद किसान मूवमेंट, उसके बाद जो कुछ हुआ पहलवान उर्दू का नॉर्थ ईस्ट में, आंदोलन है नॉर्थ ईस्ट। मणिपुर में लड़कों का, बच्चों का, नौजवानों का आंदोलन है, मणिपुर में जो कुछ हुआ और अभी नू में जो कुछ हुआ, उसके रिएक्शन में ये बात बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी यानी जो सरकार में पार्टी है उसके हाल बहुत पतले हैं। दूसरी बात जिस पे नजर डालने की जरूरत है, जो सब जानते हैं कि वो सेचुरेशन लिमिट पे है। हमें ये दिखाई दे रहा है कि यूपी में नहीं बढ़ सकते, जितने हैं अगर उतने भी आए तो घटने की उम्मीद हो सकती है, बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। राजस्थान में कोई भी आप प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, बड़े बड़े तमिलनाडु हो, बंगाल चले जाइए, गुजरात चले जाइए, यहाँ सब जगह सेचुरेशन है। यहाँ कम हो सकते, बढ़ नहीं सकते। सीट्स के बढ़ने का सवाल पैदा नहीं होता, सेचुरेशन है। दिल्ली के 7 की 7 सीट है उनके पास, और क्या बढ़ेगा। तो उन्हें भी पता है इस बात का कि अगले इलेक्शन में जनता का गुस्सा एक तरफ और दूसरी तरफ बढ़ने की नाउम्मीदी यानी घटने की उम्मीद कहीं ज्यादा होने पर उनके लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल है। तो वो जब हर बार चीजें इतनी गंभीर है, इतनी गंभीरता है जो आप बता ही रहे हैं, और जाहिर तौर पर 10 साल के रिजिम के बाद ये स्थितियां आती हैं किसी भी सरकार के लिए, कोई आश्चर्य नहीं। तो फिर वह हथियार जो ईवीएम का है उसको लेकर बोलने में क्यों बच रही हैं पार्टियां? क्या उसमें कोई ऐसी क्लू है जिसकी वजह से वो चुप रह रही है? उनको लग रहा है ये सवाल मैं उस उठाएंगे पर तो आता कल हूं, लेकिन उससे पहले एक चीज पे और नजर डाल लें हम कि अशोका यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर एक पेपर लिखता है और उसमें वो ये साबित कर देता है कि मैनिपुलेशन हुआ है। तो अगर मैनिपुलेशन हुआ है तो 2-3 लेवल्स के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। वो उसमें एक आर्गुमेंट ये है कि जहां मुसलमानों के वोट हैं ज्यादा, वहां पर बीजेपी को ज्यादा वोट मिलना जो है ये राजनीतिक समझ के खिलाफ है। वो किसी पे उंगली नहीं उठा रहे, लेकिन ये बता रहे हैं कि ये राजनीतिक समझ के खिलाफ है। जिन जगहों पर मार्जिन कम थे वहां ज्यादा उनके फेवर में गया है, और कोई रैंडमली कौन जीता कौन हारा नहीं हुआ है। मतलब रैंडमली का मतलब ये होता है कि अगर 50 लोग 100 लोग खड़े हुए और वो 2 पार्टीज के हैं तो रैंडम अगर है पूरा मामला तो 50 इनके जीतेंगे, 50 उनके जीतेंगे, 1-2 इधर उधर हो सकता है। लेकिन जहां मार्जिन कम थे वहां ज्यादातर बीजेपी जीती है। तो वो कह रहे हैं कि प्रेशर की वजह से हो सकता है, गलत डिक्लेयर किए गए रिजल्ट उसकी वजह से हो सकता है, और एक वजह ईवीएम भी हो सकती है उसके अंदर। उसको निकलना पड़ा, उसको रिजाइन करके जाना पड़ा, ट्रोल आर्मी पीछे पड़ गई। तो बर्दाश्त ही नहीं है इस वक्त के कोई उंगली उठाए। अब सवाल ये है कि ऑपोजिशन पार्टी क्यों ये सवाल नहीं उठा रही लगातार। मैं ये चाहता हूं कि वो उठाएं। मैं एज साइंटिस्ट ये चाहता हूं कि ये सवाल लगातार उठाया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी मुल्क के हर शहरी की किस्मत से जुड़ा हुआ सवाल है। मैं जितनी जगह गया हूं, गरीब से गरीब आदमी गांव पिछड़े इलाकों में या फिर शहरों में या फिर खुद बीजेपी के सपोर्टर और भक्त लोग, आरएसएस के सपोर्टर, उन्हें भी यकीन नहीं है। बस इतना ही फर्क है कि आम आदमी इससे परेशान है क्योंकि उसे यकीन नहीं है उसका वोट चोरी हो रहा है, और भक्त इससे खुश हैं कि हाँ चोरी करके सरकार तो बना ली। भक्तों में इसकी खुशी है कि चलिए साहब बहुत बढ़िया लोग हैं हमारे, तो टेक्नोलॉजिस्ट कमाल के हैं, हम मैनिपुलेट करके सरकार बना लेते हैं और सरकार बनी रहनी चाहिए। अब आता है सवाल ऑपोजिशन का। ऑपोजिशन का पहला मामला तो ये था कि अगर जैसे ही शुरुआती दौर में, यानी आप अगर 2000 के इलेक्शंस वो जो आसपास हुए हैं और एनडीए 1 बनती है, उस वक्त ये सवाल गंभीर हो गया था आम जनता के लिए भी और ऑपोजिशन के लिए भी। तो पहली बात तो ये थी कि उनका इश्क था टेक्नोलॉजी के साथ। सबका ये इश्क होता है, सभी अच्छा समझते हैं कि चलो भाई छापा मारने से जान छुटी। तब बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, अब बूथ कैप्चरिंग भी बंद हो गई।
तो ये सारे सवाल, ये इश्क का फेज था और इससे निकलने में उनको वक्त लगा, सारी पार्टीज को इससे निकलने में वक्त लगा। दूसरा फेज जब शुरू होता है तो अनफॉर्चुनेटली एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार इल्जाम लगा रही है कि क्योंकि हार रहे हो इसलिए तुम कह रहे हो, तो इससे बचने की कोशिश कि भाई हार रहे हैं इसलिए रो रहे हैं, हार गए हैं इसलिए रो रहे हैं, और दोष दे रहे हैं, काम खुद किया नहीं कुछ, भ्रष्टाचारी सरकार थी, एक एक खानदान की सरकार थी, तो तुमने काम नाम किया नहीं, लोगों ने नहीं दिया तुमको, तो ईवीएम पे दोष दे रहे हो तुम। इससे इस डर में ऑपोजिशन चुप रहा। ये जो पाप छुड़ाने का मामला है कि मतलब चूंकि तुम हार रहे थे इसलिए तुम ईवीएम को दोष दे रहे हो, ये तोहमत लगा देगी जो भी ट्रोल आर्मी है या बीजेपी है या इस तरह, इसलिए विपक्ष इस सवाल को गंभीरता से नहीं उठा रहा है। आपको ऐसा लगता है? जी, ये एक वजह रही है, ये सेकंड फेज की वजह बता रहा हूं मैं। और थर्ड फेज में जब गंभीरता से इलेक्शन से पहले ही सवाल उठाना शुरू कर दिया, तो अब डर इस बात का है कि इल्जाम लगा दिया जाएगा कि ये हारने ही वाले हैं, जिससे उनका अपना कार्यकर्ता कहीं डिमोरलाइज ना हो जाए। दूसरी परेशानी ऑपोजिशन की ये है कि उनका अगर वोट है और ये उससे कहने लगे कि तुम जो हो ईवीएम से तुम्हारा वोट चोरी हो रहा है और कुछ करने की जरूरत है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो वोट ही ना देने जाए। हार रहे हैं तो अब जैसा कि भाई, अगर ये कह दिया आपने उससे कि तुम्हारे वोट चोरी हो रहे हैं, तो कहेगा मैं देने ही क्यों जाऊं, घर से ही नहीं निकलेगा, तो इनका कार्यकर्ता निकलेगा। बिल्कुल। तो अब सर जो उपाय है, पार्टियां तो एक चीज है लेकिन असल मामला तो जनता का है, सीधे सीधे लोकतंत्र का सवाल है, एक एक आदमी की उंगली पर लगी हुई उस काले निशान का सवाल है। फिर तो ये अब जिम्मेदारी जनता की तरफ आ जाती है। तो क्या जनता इस मामले में फिर क्या कर सकती है? अगर पार्टियां नहीं पहल लेंगी तो जनता किस तरह से ईवीएम को मतलब क्या कहे वॉच कर पाएगी या उसको लेकर सजग रहेगी, सेंसिटिव रहेगी? ये कैसे संभव? देखिए, मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं ईवीएम के सवाल को लेकर 2024 के साथ जी, क्योंकि ईवीएम मैनिपुलेट होगी, बस जो चीज हमें बचाती रही है, यानी 1857 से लेकर आज तक बचाती रही है, वो हमारा लार्ज नंबर है। हम इतने ज्यादा हैं नंबर में, मतलब कि सारी ईवीएम कोई नहीं कर सकता मैनिपुलेट। तो अगर जनता एक तरफा डाल रही वोट, तो ये कितना भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, इनकी सरकार नहीं बनेगी, जो मेरी उम्मीद है। ओवरवेलमिंगली 2024 में इनके खिलाफ ढलेगा वोट, और ये मैनिपुलेट अगर 4-5% करेंगे तो उससे भी ऊपर जाएगा। मतलब आपको लगता है सर कि 2019 का अगर आंकड़ा देखा जाए तो 39.16% जो वोट बीजेपी को मिला था और 60% जनता जो विपक्ष में थी, आपको लगता है कि वह जनता अगर वोट कर दे तो ईवीएम का जो डिसबैलेंस है, जो गड़बड़ी करना है, वह उससे निजात मिल सकता है और विपक्ष खड़ा हो सकता है? 40 और 60% डिवाइड हुआ ना जी, दूसरी तरफ 60% हुआ, इसको हम 40 मान लेते हैं। तो 40 और 60 में अगर 60 में से मान लीजिए 50% डाल देते हैं जी, तो फिर ये जो 5-10% का मैनिपुलेशन करने की कोशिश करते हैं वहां काम नहीं करेगा। और इस बार मुझे लगता है कि ये इसकी कोई बेसिस नहीं है, कोई सर्वे नहीं है, सर्वेज आने शुरू होंगे बाद में, वो खुद मैनिपुलेटेड होते हैं बहुत। लेकिन ये लगता है मुझको कि इस बार डिवीजन शार्प हो, यानी जो इधर डाल रहा है वो डाल रहा है बिना सोचे समझे डालेगा, भक्त जो है वो भक्त ही रहेगा और नंबर घटेगा। जो भक्त नहीं थे और डाल दिया था बह करके, वो इनसे दूर जाएंगे, जिनको रोजगार नहीं मिला, जिनको गरीबी की मार पड़ रही है, जिनको महंगाई की मार पड़ रही है, जो इससे नफरत करते हैं कि नफरत की राजनीति की जाए देश के अंदर, वो लोग इनसे दूर जाएंगे। तो मतलब मैं समझता हूं, अगर आपकी बात को समझने की कोशिश की जाए, जो कि बहुत साफ समझ में आ रही है, कि ये कि ईवीएम की चिंता रहे, उसकी सजगता रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात है बूथ तक अपने वोटर को पहुंचाना। अब ये बड़ी जिम्मेदारी जो है अपने कंधे पर विपक्ष को लेनी होगी। और बिल्कुल
मैनेजमेंट के लेवल तभी संभव। मैं ये समझता हूं कि अपना वोट बचाने के लिए ये जिम्मेदारी अब वोटर को लेनी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे वोटर ने इमरजेंसी हटाने की जिम्मेदारी ली थी, इस देश के हर नागरिक ने इमरजेंसी हटाने की जिम्मेदारी ली थी, वैसे ही ये नफरत की राजनीति को हटाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और इतना बड़ा सबक सिखाना होगा जितना बड़ा सबक इमरजेंसी के दौरान सिखाया था। आज लगातार इमरजेंसी लगाने की कोशिश है देश में, लेकिन इमरजेंसी का नाम इस्तेमाल करने की हिम्मत आज भी नहीं। वो इतना बड़ा सबक था। बिल्कुल वैसे ही एक सबक सिखाना होगा कि हम कोई भी करे नफरत की राजनीति हमें बर्दाश्त नहीं है। हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हम रोजगार चाहते हैं, हम भूख से निजात चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे सर पे छत हो। ये सबक सिखाना होगा जनता को। दूसरी बात जो आप कह रहे थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तो जनता की जिम्मेदारी। सवाल ये है कि अब राजनीतिक पार्टियों की क्या जिम्मेदारी है। राजनीतिक डर के बैठ जाएं, चुप हो जाएं, कहना बंद करने की ईवीएम से कंट्रोल हो रहा है इलेक्शन, तो फिर तो हारे हुए हैं। आप मुंह बंद किए हुए हैं और उस 5% से ऑपोजिट रूलिंग पार्टी जीत जाती है, तो आप तो जा ही क्यों रहे हैं इलेक्शन में? इलेक्शन से क्या फायदा है? इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहिए, बहिष्कार कर देना चाहिए मेरे ख्याल में। ऐसे में इस वक्त जरूरत इस बात की है कि जो जनता का गुस्सा ईवीएम की तरफ है उसको ज्यादा से ज्यादा कंसोलिडेट करें, जो पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है। जनता की जो शक है, जो ट्रस्ट खत्म हुआ है अवाम का ईवीएम के अंदर, उसको आवाज देना पॉलिटिकल पार्टीज का काम है। और इस काम को 2024 से पहले उन्हें शुरू करना चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं तो वैसे हार हो। मैं ही समझता हूं कि इस वक्त सबसे बेहतर हालात हैं इस सवाल को भी उठाने के और बाकी सारे मुद्दों को भी उठाने के, कि हमें ये सबवर्जन मंजूर नहीं है। अजय, मैं एक बात बार बार कह रहा हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमसे बहुत सारे वादे किए, यानी हमने अपने से बहुत सारे बराबरी के वादे। छुआछूत खत्म होगी देश के अंदर, हर बच्चा पढ़ सकता है, वो बराबरी मिलेगी। हर नौजवान को रोजगार मिलेगा, वो बराबरी मिलेगी। औरत और मर्द की बराबरी मिलेगी, वगैरह वगैरह। हमें सिर्फ एक बराबरी मिली और वो वोट की बराबरी थी। हम में से हर एक को ये समझना होगा कि ये बराबरी छीनने की कोशिश है जब कोई आपका वोट चोरी करता है। तो कम से कम इस बराबरी को बचा के रखिए, सेंध के रखिए। ये फैशिस्ट आपसे ये बराबरी छीनना चाहते हैं। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे इस गंभीर मुद्दे पर गौहर रजा साहब, जो लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठाते, लेकिन उनका यह कहना है कि पार्टियां लगातार चुप हैं इस मसले पर। उसका भी कारण उन्होंने बताया। और सबसे बड़ी बात कि जनता की अब जिम्मेदारी है कि अब अपने वोट को बचाए, अपने अस्तित्व को बचाए, और सबसे बड़ी बात संवैधानिक मूल्यों के साथ लोकतंत्र को बचाए। 2024 सामने है और ईवीएम हमारे आपके लगातार सवाल उठते रहे हैं, जनता के बीच से सवाल उठते रहे हैं कि साहब इस बस्ती में, इस इलाके में, इस बूथ में एक वोट नहीं है बीजेपी का, फिर भी वोट पड़ा है। तो इस रहस्य पर पर्दा तभी उठेगा जब बूथ पर जनता होगी जो अपने वोट के साथ सजग रूप से खड़ी रहे। धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। शुक्रिया। जन ज्वार, जनता की मीडिया।